हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र जो कि गणित का है। इसकी एक मैराथन क्लास देखेंगे जिसमें हम सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों को भी देखेंगे, है ना, और उनको बहुत अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे और जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकते हैं उनको भी करेंगे। मतलब एक ही क्लास में सभी प्रकार के प्रश्नों का आपका रिवीजन हो जाएगा और आप 90 से 95% तक पेपर आप एकमात्र वीडियो से सॉल्व कर पाएंगे। और आपको पता है कि ये पेपर 25 नंबर का होता है, 1 घंटे का पेपर होता है। तो चलिए आपको बता देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पढ़ने हैं। जैसे कि मध्यानुपाती, है ना, संख्याओं का मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे हम। संख्याएं समानुपात में है तो x का मान, त्रिभुज का क्षेत्रफल, संख्याओं का गुणनफल, माध्य माध्यिका, बहुलक, घन घनाभ, ये देख सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे, है ना। और उसके बाद लास्ट में बने रहेंगे आपको जो 2023 में, 18 में, 22 में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं क्लास को स्टार्ट। लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है आप देख सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि यहाँ पे 16 और 36 का मध्यानुपाती बताना है। तो जिस भी संख्या का मध्यानुपाती बताना होता है ना, अगर हम ट्रिक की बात करें तो आप अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो समय बचाने के लिए क्या करेंगे, जो भी संख्या का आपको मध्यानुपाती बताना है उसका आप मल्टीप्लाई करके रूट लगा दें। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर ए और बी संख्या हो तो दोनों के का रूट के अंदर गुणा। तो 36 और 16 का देखो हमने रूट में करके गुणा और निकाल लिया गया। 16 का वर्गमूल, 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, 36 को 6 गुणे 6। तो ये तो ट्रिक है ना, शॉर्टकट है, ऐसे आप लगा देंगे। मान लो डिटेल तरीके से आपको एग्जाम में लगाने को आएगा तो डिटेल लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि संख्याओं का मध्यानुपाती क्या है, x है। तो करेंगे क्या, जो पहली संख्या दी गई है उसको ऐसे उतार लेंगे, फिर अनुपात में जो हमने मध्यानुपाती माना है वो लिखेंगे, फिर समानुपात के चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद फिर जो मध्यानुपाती माना है वो लिखेंगे। मतलब ये देख रहे हो आप, जो मध्यानुपाती मानोगे ये समानुपात के दोनों रिपीट होंगे और लास्ट में जो संख्या 36 उसको लिखेंगे। अब आपको पता होगा कि समानुपात का मतलब 4 बिंदी होती है और इसका मतलब होता है बराबर। इसका मतलब बराबर होता है, इसको समानुपात बोलते हैं। और जब अनुपात होता है इसका मतलब क्या होता है, बटे का चिन्ह, है ना, भाग का चिन्ह। तो अब देखो इतना लिख दिया गया, अब इसको निकालना है मान। तो क्या करेंगे हम, 16 अनुपात x को क्या लिख सकते हैं बताओ, 16 बटे में x। अब ये जो समानुपात के चिन्ह लगा है इसको हम लगाएंगे बराबर, मैंने बताया बराबर होता है। इधर x अनुपात 36 है तो इसको x बटे क्या लिखेंगे, 36, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करो। तो x का x से गुणा करो, क्या आएगा, x²। चलिए थोड़ा वो जूम कर देते हैं, ये रहा, ठीक है। और 16 को 36 से गुणा करेंगे तो इधर आ गया 16 गुणे 36। हमें तो x का मान चाहिए तो इधर का वर्ग हटाएंगे, तो वर्ग हटाएंगे तो उधर वाली संख्या पर क्या लगेगा, रूट लग जाएगा। ये लगा दिया रूट। अब 16 है रूट के अंदर, 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4 और गुणे 36 है, 36 को लिख सकते हैं 6 गुणे 6। अब रूट के अंदर आप पढ़े होंगे जिस संख्या का जोड़ा बनता है उसमें से एक संख्या बाहर निकलती है। 4 का जोड़ा बना तो एक 4 बाहर निकाल लिया, 6 का बना एक 6 बाहर निकाल लिया, दोनों गुणे में है, गुणा कर दिया, तो 6 चौक 24। तो मध्यानुपाती कितना आ गया, 24। समझ में आ गया मध्यानुपाती निकालने का। अब ट्रिक से ऐसे लगा लेंगे आप, जिस भी दो संख्या का मध्यानुपाती निकालना होगा ना, आप उसको अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो ट्रिक से लगाएंगे आप। रूट के अंदर दोनों संख्या गुणा करके निकाल लो, जो भी मान आए वही उसका मध्यानुपाती होता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे या ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। संख्या दी गई है 9, x, 12 और 16, मतलब 4 संख्याएँ दी गई हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि ये समानुपात में है, मतलब इनके समानुपात में हैं। तो ये x का मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दी गई संख्याएँ समानुपात में है, तो क्या करेंगे हम, जो संख्याएँ शुरू की दी गई हैं दोनों उनको हम अनुपात में लिख देंगे, है ना। उसके बाद समानुपात का चिन्ह लगाएंगे और इधर जो लास्ट में 2 संख्या हैं इनको अनुपात में लिख देंगे। लिख दिया, इधर लिखा तो 9 अनुपात 16, इधर 12 अनुपात 16 और बीच में समानुपात का चिन्ह लगा देंगे। अब मैंने भी आपको बताया था कि अनुपात का मतलब बटे, तो 9 अनुपात x को क्या लिख सकते हैं, 9 बटे x लिख दिया। अब समानुपात जो ये चिन्ह बना है बीच में, इसको हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं बराबर लगता है, बीच में लग गया बराबर। और इधर कितना है 12 अनुपात 16, तो 12 बटे 16 लिख दिया। फिर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर देखो 12 का x से गुणा किया कितना है 12x, और उधर कितने गुणा हो जाएगा 16 गुणे 9, तो ये आ गया 16 गुणे 9। तो हमें तो x का मान चाहिए, तो इधर x को रखेंगे। ये 12 जो इधर गुणे में है वो उधर क्या जाएगा, बटे में जाएगा। तो इधर 9 बटे 16, 9 गुणे 16 पहले से था और बटे में चला आएगा 12। अब जो कटे काट दो। अब हमने क्या किया, यहाँ पे बटे में 12 आया, काटेंगे तो देखो 16 गुणे 9 करो कितना आएगा 144, तो ऊपर आ गया 144 और बटे में कितना है 12। अब 12 से 144 को काटो तो कितनी बार जाएगा, 12 बराबर 144, तो x का मान कितना आएगा, 12 आएगा।
तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी है। जब भी कभी चार संख्याएं दे और कहे समानुपात में है तो चाहे बीच में x लगाएगा चाहे y लगाएगा, तो आप मान निकाल लेंगे। शुरू वाली दो संख्या को लेंगे अनुपात में और लास्ट वाली दो संख्या को लेंगे अनुपात में और उनके बीच में लगाएंगे समानुपात का चिन्ह। सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्या दिया गया है। एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएँ दी गई हैं। एक भुजा है 4 सेंटीमीटर और एक भुजा है 6 सेंटीमीटर। तब कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण फिक्स होता है कि 90 अंश हो। तो एक कोण 90, बाकी दोनों को मिला के 90, मतलब जैसे इस चित्र में ए और सी को मिला के 90 होगा, जबकि बी को हमने 90 मान लिया, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, बाकी लंब और आधार। तो यहाँ पे दो भुजाएँ दी गई हैं, है ना। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र नॉर्मली अगर निकालना हो तो क्या होता है, आपको दो भुजा अगर ज्ञात हो आधार गुणे ऊंचाई, तो आप सूत्र लगाएंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 यहाँ पे हमने लगा दिया, गुणे आधार कितना मान लिया, चाहे जिसको मान सकते हो आप दोनों में से। तो 4 को आधार मान लिया और 6 को ऊंचाई। फिर 2 से 4 को काटा कितनी बार में, 2 बार में। अब 6 गुणे 2 आया, 2 छंग कितना 12। अब ये सेंटीमीटर के स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये भुजा भी सेंटीमीटर में और ये भुजा भी सेंटीमीटर में और गुणे में है, तो वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल या त्रिभुज के क्षेत्रफल नॉर्मली क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे दो भुजाएं दी गई थी तो हमने लगा दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 8:5, मतलब दो संख्याएं हैं उनका रेशियो है 8:5। यदि छोटी संख्या कितना है 12.5, तो बड़ी संख्या क्या है बताना है हमें। तो कुछ नहीं, हमने मान लिया हुई संख्याएं क्या हैं, ए और बी हैं। तो ए और बी का रेशियो कितना दिया है 8:5। तो बताइए यहाँ से अगर ए का अनुपात जो संख्या होती है वो अपने आप में पूर्ण कभी भी नहीं होती है। तो ए को जब 8:5 है, तो अगर हम ए का मान निकालना चाहें कितना आएगा 8, और 8 के मल्टीपल में कुछ ना कुछ चर मान लेंगे हमने एक्स मान लिया, तो ए का मान कितना आएगा 8x और बी का मान कितना आ गया 5x। तो बड़ी संख्या का जो अनुपात होता है मान वो बड़े होता है, तो यहाँ पे 8x को बड़ी संख्या और 5x को छोटी संख्या मान लेंगे हम। तो बताइए छोटी संख्या का मान दिया है कितना 12.5, मतलब b का मान। तो b का मान देखो यहाँ पे हमने लिखा है इस लाइन में, b बराबर कितना दिया है 12.5। तो b का मान कितना है हमारे पास, यहाँ देखो 5x, तो 5x का मान कितना दिया है 12.5। तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे क्या आएगा बताओ, 5 उधर चला जाएगा गुणे बटे में, 12.5 के बटे में। तो इधर दशमलव हटाया तो नीचे 0 हो गया, 50 हो गया। अब हमने यहाँ पे 25 से काटा, 25 दूनी 50 और 25 पंचे 125, 5/2 आ गया। अब 5/2 का मतलब क्या है, भाग करो 2.5, है ना। तो x का मान यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2.5, x का मान 2.5 आ गया। तो हमें बड़ी संख्या बताना है, तो बड़ी संख्या हमारे पास बताओ कितना है 8x है। बड़ी संख्या यहाँ पे देख सकते हो ना 8x तो है, तो 8 गुणे x कर दिया हमने और x का मान 2.5 निकाला है, रख दिया। तो जब 8 को 2.5 से गुणा करें कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है ना। हो गया आंसर। अब मान लो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आ जाए कि दो संख्याओं का रेशियो इतना, देखो इसको आसानी से ऐसे भी लगा सकते थे अगर, है ना, लेकिन यहाँ हमने डिटेल तरीके से आपको समझाया है। बाकी डायरेक्ट कैसे लगाओगे, अब देखो जिसका रेशियो में मान बड़ा वो संख्या बड़ी और जिसका मान छोटा वो छोटी। तो यहाँ छोटी संख्या कितना है 12.5, मतलब 5 का मान कितना दिया है, 5 का मान दिया है 12.5। तो हमसे 8 का मान पूछा है, तो 8 का मान कितना हो जाएगा, तो बताओ क्या आएगा 12.5, और ये 5 इधर बटे में आएगा और गुणे 8 का मान बताना है, इधर चला जाएगा, दशमलव हटा दो 0 बढ़ जाएगा। कितनी बार 25 से काटो, 25 दूना 50 और 25 पंचे 125, 2 चौके 8। तो आप देख सकते हो कितना मान आ गया 20 आ गया। तो ये तो सिंपल तरीका है, ट्रिकी बेज, लेकिन आपको तो डिटेल लगाना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप लगाएंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन, तृतीय अनुपाती, है ना। एक होता है मध्यानुपाती, एक होता है जब संख्या समानुपात में हो, एक होता है आपका चतुर्थ अनुपाती और एक होता है तृतीय अनुपाती। तो मध्यानुपाती तो आप पढ़े थे पहले क्वेश्चन में, हम पढ़ेंगे अब तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे। तो संख्या दी गई है 3 और 12 और इसका हमें तृतीय अनुपाती बताना है, तीसरा अनुपात। तो क्या करेंगे, जैसे वहाँ मध्यानुपाती x माने थे वैसे यहाँ तृतीय अनुपाती x मानेंगे। तो तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, ये देखिए क्या करते हैं हम कि जो संख्याएँ दो संख्याएँ होंगी तो 3 और 12 का अनुपात ऐसे लिख देंगे पहले, और फिर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। जो बाद वाली संख्या होती है ये रिपीट हो जाती है, तो 12 को इधर समानुपात के बाद फिर लिखेंगे और जो हमने माना है उसको 1 से बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब अनुपात को आप बटे में लिख देंगे, तो इधर हमने बटे में लिख दिया। और इधर वाला समानुपात का मतलब क्या, बराबर, तो हमने बीच में बराबर लगा दिया।
अब आप गुणा कर दो यहाँ पे, तो बताओ कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर आ गया कितना 3x बराबर 12 तो हमें तो x चाहिए, तो x बराबर क्या आएगा, ये 3 जो इधर गुणे में है इधर बटे में आ जाएगा, तो 144/3, 3 से 144 को काटो, 3 चौक 12, 2 14, 3 8 24, कितना आएगा 48, तो x का मान कितना आ गया 48 आ गया, ठीक है ना। और अगर इसी क्वेश्चन को ट्रिक से लगाना हो ना तो तृतीय अनुपाती निकालने का ट्रिक होता है। देखो अगर इसको a मान लें, पहली संख्या को a मान लो और दूसरी क्या मान लो b मान लो, दूसरी क्या मान लें b मान लें, तो तृतीय अनुपाती a और b का क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, b² कर दो आप, निकल आएगा, ठीक है ना। तो b यहाँ पे कितना है, अगर ट्रिक से बात कर रहे हैं हम तो 12 है, तो 12 स्क्वायर है तो 12 × 12 और बटे में a कितना है 3, तो ये रख दिया, 3 से इसको काटो कितनी बार, 3 चौक 12, 12 × 4 कितना 48, तो इससे भी आ जाएगा 48, लेकिन ये ट्रिक से है, आप डिटेल यही तरीका लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिला है समुच्चय का, ठीक है ना। चलिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक समुच्चय का मान दिया गया है, समुच्चय का मान हमेशा जो रखा होता है इनको अवयव बोलते हैं और इनको मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं, ये देखो, तो 2 3 5 ये क्या है, समुच्चय ए के अवयव हैं। ऐसे समुच्चय बी के अवयव ये दिए गए हैं 5 7 3। तो पहला देखो, इसमें हमने 4 टाइप के क्वेश्चन बना लिए हैं ताकि आपका सब रिवीजन हो जाए, है ना, कुछ भी पूछ सकता है देकर। तो a माइनस बी बताना है, तो जब a माइनस बी का मतलब क्या होता है, ये देखो हमने यहाँ पे आपको लिख के समझाया है। a माइनस बी का अर्थ क्या है कि a में से b के सभी अवयव को निकाल दो आप। तो देखो a माइनस बी कैसे निकाला, a में कौन कौन अवयव हैं b के, देखो b में क्या है यहाँ पे, अगर b में देखें तो 3 है ना, और इसका जो ये a में है मान है ना, 3 वाला b में स्थित है, तो इसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, ठीक है, ये मतलब होता है। तो बताओ क्या होगा, a माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, जब हम निकालेंगे तो कितना बचेगा 2, है ना, 3 और 5 निकल जाएंगे, देखो 2 2 संख्या इसमें निकलेगी, 5 और 3 निकल रही है, तो ये दोनों मतलब b के जो मान है a में, इसको निकाल दो आप। तो कौन कौन दिख रहा है, 3 और 5 दिख रहा है, निकल जाएगा, तो a में क्या बचा रहेगा, 2 ही तो बचेगा, तो a का मान कितना आ जाएगा, a माइनस बी का मान 2 आएगा। ऐसे a यूनियन b, यूनियन को मतलब क्या होता है, संघ समुच्चय बोलते हैं, इसमें मिला के लिखा जाता है। जैसे a और b का यूनियन निकालना है ना, तो जो संख्याएं हैं इनके अवयव को लिख दो, और जो भी अवयव में संख्या दी गई है उनको केवल एक बार लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 2 3 5, तो 2 और 3 हमने लिख दिया, 5 देखो इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो इसको एक के बार लिखा जाएगा, तो एक बार 5 लिख दिया। अब देखो 7 इसमें बचा है तो 7 लिख दिया, तो 2 3 5 और 7, मतलब यूनियन में अवयवों को मिला के लिखते हैं और कोई भी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता, एक बार लिखा जाता है बस। अगला b माइनस ए, अब b माइनस ए का मतलब क्या है कि b के में से a के सभी अवयव निकाल दो। अब b में से a के अवयव निकालने हैं, तो बताओ b में a के कितने अवयव हैं, तो b में a के अवयव 3 और 5 हैं, तो क्या बचेगा 7 है, तो बचेगा इसमें, मतलब b में से a के मान निकालना है, तो 7 आ गया इसका उत्तर। अब a इंटरसेक्शन, ये जो चिन्ह है इंटरसेक्शन का है, इंटरसेक्शन मतलब होता है उभयनिष्ठ समुच्चय, मतलब कॉमन पार्ट निकालो। तो a और b में ज़रा देखो क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे a और b में क्या कॉमन दिख रहा है, तो a और b में क्या कॉमन है, अगर देखें तो हम यहाँ पे 3 और 5 दो चीज़ें कॉमन है ना, उभयनिष्ठ, 3 5 यहाँ पर भी है, 3 5 इसमें भी है, तो यहाँ पे 3 कोमा क्या होगा 5 होगा, ठीक है ना, 3 कोमा 5 ये हो जाएगा। और शून्य समुच्चय को फाई से दिखाते हैं, ये याद रख लेंगे आप, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा लॉग का सवाल, तो और इम्पोर्टेंट है, 2 क्वेश्चन में लिया है आपको समझाने के लिए, बाकी आप लगा लेंगे, इसी टाइप पर है। क्या दिया है, लॉग आधार 6 पर कि कितना दिया गया है घातांक 1296 का मान बताना है। तो हम क्या करते हैं कि लॉग, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको बराबर x मान लिया, क्या मान लिया x, तो होता क्या है कि जो यहाँ पे आधार है ना और इधर जो x मान है ये इसके कहाँ चलाएगा, घात में चलाएगा, और इधर वाला जो 1296 है उधर सिंपल तरीके से चला जाएगा, बराबर उधर चला जाएगा। तो क्या लिख देंगे, 6 की पावर क्या हो जाएगा, ये x इधर चला आएगा, 6 की पावर x बराबर कितना 1296, तो 6 की पावर x बराबर, अब ये देखेंगे कि 1296 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1296 को आप लिख सकते हो 6 की घाते 4, 6 चंग 36 छक्का 216, 216 छक्का 1296। अब यहाँ पे तुलना कर दो आप, तो आधार की सॉरी घातों की क्या कर दो तुलना, क्योंकि आधार तो बराबर है, तो x बराबर क्या मिल रहा है 4 तो मिलेगा, आंसर आ गया। अब सूत्र अगर देख लो, मान लो क्वेश्चन आ जाए, तो log a की पावर अगर b बराबर c है, क्या है log a की पावर b बराबर अगर c दिया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर c बराबर b,
लॉग हट जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं, ये जो c है a की पावर में चला आएगा, तो a की पावर c बराबर जो b है बराबर को उधर चला जाएगा। ऐसे log m की पावर n है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, n log m, मतलब जो पावर होती है आगे चली आती है। और log 1 का मान क्या होता है अगर पूछ ले, तो log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, ये रहा क्वेश्चन। अगला देखो क्या दिया गया है, 81 संख्या है, इसका 9 आधार पर लघुगणक क्या होगा। मतलब आधार 9 चाहिए और संख्या कौन, 81। तो हमने क्या माना, log आधार 9 पर 81 बराबर क्या मान लिया, x। तो बताओ क्या होगा, log हटेगा तो क्या आएगा, 9 की पावर में x इधर चली आएगी, तो हमने लिख दिया 9 की पावर x और ये 81 उधर चला जाएगा। अभी पढ़े थे आप। अब 9 की पावर x बराबर 81 को क्या लिख सकते हो, 9 का स्क्वायर, 9 9 81। तो बताओ यहाँ पर आधार सेम है तो घातों की तुलना कर दो, तो x बराबर क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, तो 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला, यदि a बराबर दिया गया है अवयव 6 8 11 और b बराबर है 5 11 13, तो a इंटरसेक्शन b का मान पूछ रहा है। तो बताओ इंटरसेक्शन का मतलब हमने क्या बताया था, इसको उभयनिष्ठ समुच्चय बोलते हैं। तो a और b में क्या कॉमन है, तो ज़रा देखो a और b में a ये है और b ये है, इसमें कॉमन क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या कॉमन दिख रहा है, 11 इसमें भी है और 11 इसमें भी है, और दोनों में अलग अलग अवयव हैं। तो उभयनिष्ठ क्या है, 11, तो ये हो गया आंसर। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, है ना। ये क्वेश्चन है हमने घनाभ से लिया है, क्योंकि घनाभ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है। तो क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को बराबर सटाकर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घन है, मतलब दोनों घन जिनकी भुजाएँ 10-10 सेंटीमीटर है। तो हमने बना दिया, ये देखो पहला घन। अब घन मतलब क्यूब। घन किसे कहते हैं, जिसकी में 3 भुजाएँ होती हैं और तीनों की तीनों भुजाएँ क्या होती हैं, सेम लंबाई की होती हैं। तो ये पहला घन और ये दूसरा घन, इन दोनों को मिला दिया गया। तो देखो हमने यहाँ पे दिखाया चित्र में, देखो तो दोनों जब जुड़ेंगे तो चित्र कुछ ऐसे बनेगा और ये बन जाएगा घनाभ। क्योंकि यहाँ पे देखो h तो उतने रहेगी और जो आपकी लंबाई है उसमें वृद्धि हो जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी। कितना है, 10 सेंटीमीटर का घन है ना, दोनों 10-10 का, तो लंबाई कितना हो जाएगी, 20। बाकी जो ऊंचाई है और जो चौड़ाई है वो दोनों की दोनों सेम के सेम ही रहेंगी, मतलब 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब घनाभ का क्षेत्रफल पूछ रहा है संपूर्ण, है ना। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, है ना। और LB BH HL क्या है, ये घनाभ की भुजाएं हैं, LB और H, है ना। 3 डायमेंशनल होता है, 3D होता है इमेज, घन हो चाहे घनाभ हो। हम घन में तीनों बराबर होता है, घनाभ में 2 भुजा बराबर हो सकती है, लेकिन तीसरी तो पक्का अलग होगी, तभी घनाभ बनेगा। अब ये देखो हमने रख दिया 2 ब्रैकेट में, घनाभ वाले में देखो इसमें अब इसकी लंबाई कितना है, 20। लंबाई तो बढ़ी है, चौड़ाई नहीं बढ़ेगी ना ऊंचाई नहीं बढ़ेगी, तो 10 हो गया। LB ये हो गया, ये BH क्योंकि मतलब चौड़ाई और ऊंचाई दोनों सेम है, तो 10 × 10 और प्लस HL मतलब यहाँ पे ऊंचाई और लंबाई का गुणा, तो लंबाई 20 है और ऊंचाई 10 है, गुणा करो। 2 तो सूत्र का है, ये सूत्र होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर पार्श्व का पूछ ले, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो होता है 2 ब्रैकेट में होता है L + B और इनटू में क्या होता है H, है ना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया पूछे तो जब इसको रखेंगे तो 20 धाम 200, 10 धाम 100, 20 धाम 200, तो 2 बाहर है, इनको जोड़ लो आप तो कितना आएगा, 500। 500 को 2 से गुणा करो कितना, 1000। क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो बताओ क्या आएगा, सेंटीमीटर में भुजा है ना, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर आता। क्लियर हो गया होगा। घनाभ से क्वेश्चन। फिर ये घन का क्वेश्चन एक हमने लिया है क्यूब का, और क्यूबाइड था। एक घन की भुजा कितना है, 3 सेंटीमीटर। कोई क्यूब है जिसकी भुजा है 3 सेंटीमीटर, आयतन हमें बताना है। तो ये घनाभ देखो हमने चित्र यहाँ पे बना के दिखाया पूरा। घनाभ की सभी भुजा सेम लंबाई की होती है, 3 डायमेंशनल ये भी होता है। जैसे कोई रूम होता है ना, तो अगर सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो कमरा घन की तरह है। और अगर दो भुजा बराबर हो, तीसरी अलग हो या तीनों अलग अलग हो तो उसे घनाभ बोलते हैं। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा का क्यूब। सिंपल होता है एकदम, है ना, क्योंकि L × B × H होता है। अब यहाँ पे सब एक होता है, तो A लंबाई भी, A चौड़ाई भी और A ऊंचाई भी, तो बन जाता है A का क्यूब। मतलब भुजा अगर A हो तो भुजा का क्यूब। अब भुजा कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो इसका क्यूब कर दिया। 3 का से क्यूब करो तो 3 × 3 × 3, 3 बार लिखोगे तो 3 × 3 = 9 × 27, और सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो 27 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये लेते हैं, ये रहा अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट लगा सकते हैं क्वेश्चन पे भी। दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है। O क्या है, वृत्त का केंद्र है, और
OBC एंगल OBC का मान दिया है कितना 40, तो कह रहा है कि BAC का मान बता दें आप। तो चित्र में देखो आप, जो OBC है यहाँ पे इतने में, यहाँ पे ये जो बन रहा है, क्योंकि अगर ये देखो अगर इसको वृत्त माने तो ये ऐसे बना है कुछ इतने में, है ना। इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है O। तो बताओ ये क्या होगा, O से B त्रिज्या, O से C त्रिज्या, तो ये दो भुजा बराबर हो गई। तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो जितना कोण B होगा उतने कोण C होगा, इतने त्रिभुज में अगर बात करें तो। अभी तो हमें देखो OBC का मान दिया है, OBC B का मान दिया है कितना 40, तो C भी कितना होगा 40। तो यहाँ पे देखो हमने लिख दिया OBC बराबर OCB, दोनों 40 होंगे। क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आगे हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है यहाँ पर A का मान इतने में। तो अगर आप BOC का मान देखो, आप पढ़े होंगे कि ये अगर देखो ध्यान से तो ये केंद्र है ना, और ये B है और ये C है और ये A है। तो जो ये कोण बना है, ये कोण है ना, इसका आधार देखो सेम है। तो जो ये बन रहा है कोण, ये कहाँ बन रहा है, इसको बोलते हैं केंद्र पर, और ये क्या बन रहा है परिधि पर। तो जो केंद्र पर बना कोण होता है ये परिधि पर बने कोण का डबल होता है। और चाहे आप ऐसे भी निकालो, O का मान पहले निकाल लो यहाँ से भाई, क्योंकि B और C तो तुमको पता है कितना है 40। तो बताओ O का मान कितना आएगा, 100 आएगा। तो यहाँ पे देखो हमने निकाला है BOC का मान, मतलब O का मान 180 पूरा होगा त्रिभुज में, और 2 40 हैं 80, तो 180 में से 100 घटा दो कितना आएगा, तो 100 आएगा। तो BOC मतलब ये O का मान मिल गया, है ना। और जैसे O का मान मिला हमें A बताना है ऊपर वाला, ये कहाँ बना है परिधि पर, तो ये क्या होगा केंद्र वाले का आधा होगा। तो बताओ कितना आएगा 50 डिग्री। ये देखो हमने लिखा कि हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो केंद्र वाला कितना है 100 डिग्री, तो परिधि कितना होगा 50 तो होगा। तो हमने लिख दिया 2 गुणे एंगल BAC, मतलब ये परिधि वाले का नाम क्या है BAC तो है बराबर, और ये केंद्र पर कितना है BOC, ये इधर रख दिया, ये रहा। तो BAC का मान क्या आएगा बताओ, BOC का आधा। अब BOC कितना है 100 डिग्री, और इसका आधा कर देंगे 50, तो कितना आ जाएगा 50। 2 पर में यहाँ पे लगी है ना, एक प्रकार से देखें तो, ठीक है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दूना होता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके बन सकता है। अब आइए देखते हैं एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, माध्य माध्यिका। फिक्स है कि एक सवाल 2 सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या दिया गया है, आंकड़े दिए गए हैं 3, 4, 7, 9, 10, 13 और 15, और हमें इसका क्या बताना है, माध्यिका बताना है, मीडियन बताना है। तो जब भी है ना आंकड़ों की माध्यिका बताना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम है कि आंकड़ों को आप एक क्रम में लगाओ, या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ता क्रम, और अवरोही मतलब घटता क्रम। तो यहाँ पे हमने आरोही क्रम में सेट किया है। तो सबसे पहले जो संख्या छोटी है 3 को लिखा, फिर 4, फिर इससे बड़ी इसमें क्या है 7 है, फिर 9 है, 10 है, फिर 13 है, 15 है। मतलब एक प्रकार से आरोही क्रम में लिखे थे, ना लिखे होते तो पहले हम लिखते। अब फिर गिनेंगे, इसको लिखने के बाद इनको गिनेंगे संख्याएं कितनी हैं। तो गिन के देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी है 7। तो n का मान कितना आ गया 7। अब जब 7 गिनने में सम है कि विषम है, तो आप कहोगे विषम है। क्यों, क्योंकि ये 2 से पूरी तरह नहीं कटेगी। तो जब विषम होना तो इस सूत्र है माध्यिका का, बहुत सिंपल है, बाकी ट्रिक से भी आपको बताते हैं। माध्यिका निकालने का सूत्र क्या होता है विषम के लिए, विषम पदों के लिए, n+1/2 वे पद का मान, जहाँ n क्या है गिनने में जो संख्या आई है। तो n का मान 7 है, हमने 7 रखा। इस वाली लाइन में देखो आप, n का मान 7 और +1/2 वे पद का मान। तो 7 1 8, 8/2 वे पद का मान, ये देखो। तो 2 चौके 8, मतलब 4वें पद का मान आ गया हमारे पास, 4वें पद का मान। अब यहाँ से देखोगे जो बनाए हो आप क्रम, है ना, 4वां पद कौन है, चाहे जिधर से आप देखें, चाहे आप इधर से जाओ तो 1 2 3 4 9 आएगा, और चाहे इधर से आओ 1 2 3 4 ये आएगा। तो कितना आएगा 9 आएगा माध्यिका का मान। अगर ट्रिक से निकालना हो ना तो बहुत सिंपल है। इसको देखिए, सबसे पहले संख्याओं को क्या लिखो, एक क्रम में सेट कर लो। फिर अगर विषम वाला हो तो बराबर बराबर दोनों तरफ संख्या छोड़ दो, जो बीच में है वही माध्यिका है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ 7 संख्या है तो 3 संख्या इधर छोड़ दो, 3 इधर, लेकिन पहले आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, या तो अवरोही क्रम में। जो बीच में बचे वही क्या है माध्यिका है। और अगर मान लो गिनने में सम होता तो सम वाले में क्या होता बताओ, 2 पद बच जाते हैं ना बीच में, तो दोनों को जोड़ के एवरेज निकाल देते हैं, औसत। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, माध्य, समांतर माध्य। कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। अब आपसे ऐसे भी बोल सकता है कि 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का माध्य क्या होगा। पहली 10 सम संख्याओं का माध्य, पहली 10 विषम, पहली 10
भाज्य, पहले 10 अभाज्य, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको भाज्य, भाज्य, सम, विषम क्या बारे में तो भाई पता होना ही चाहिए। तो 10 प्राकृतिक संख्या की बात किया तो हमने पहले 10 प्राकृतिक संख्या लिख दिया। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से, और लगातार प्राकृतिक संख्या में देखें तो एक एक गैप चलता है, तो 1 से 10 तक संख्या लिख दिया। अब समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। समांतर माध्य का सूत्र क्या है? जितने भी पद दिए गए हैं उनको जोड़ लो और जितनी उनकी संख्या है उससे भाग कर दो। तो यहाँ आपने देखो ऊपर क्या लिखा, सबका जोड़ लिखा है संख्याओं का, और नीचे कितनी संख्याएँ हैं? 10, 10 से भाग कर दिया। जब आप इनको जोड़ोगे लिख के ना तो कितना आएगा? 55 आएगा, और 10 से भाग करोगे कितना आएगा? एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 5.5 हो जाएगा। समझ रहे ना? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सम, विषम, कुछ भी देकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखो क्वेश्चन में लिया है, कह रहा है कि पहली 5 मतलब प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ से अभाज्य और भाज्य के बारे में भी आपको बताते हैं हम। अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे कि पहली जो संख्या है वो 2 है, जो कि अभाज्य है और सम भी है। पूछ ले कि पहली है ना अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, चाहे सम अभाज्य बोले तो भी 2 है, क्योंकि केवल ही अपने आप से कटेगी और 1 से कटेगी। तो वे संख्याएं जो अपने आप से कटें या 1 से कटें, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटें, वो क्या होती हैं? अभाज्य। और जो 2 से अधिक संख्याओं से कटने लगती हैं, विभाजित होने लगती हैं, उन्हें हम कहते हैं भाज्य। तो यहाँ पे अभाज्य की बात किया है, तो बताओ पहली प्रथम 5 है ना, तो शुरू की 5 अभाज्य संख्या, तो पहली क्या होगी? 2, 1 नहीं होगा, 1 प्राकृतिक है लेकिन भाज्य नहीं है। फिर 3 भी है, क्योंकि 3 के भी 2 फैक्टर होंगे, अपने आप से कटेगी या तो 1 से कटेगी। 5 भी वैसे है, 7 है और 11। तो ये शुरू की 5 अभाज्य संख्या हमने लिख दिया। अब ये गिनने पे कितना है? 5 सम है, विषम, तो आप कहेंगे विषम है। तो विषम के लिए सूत्र क्या बताया था? n+1/2 हुए पद का मान। ठीक है, अब n का मान 5 है, यहाँ पे हमने देखो 5 रखा, +1/2 हुए पद का मान, तो 5 1 6, 6/2, तो 2 3 6, 3वें पद का मान आ गया। अब 3वां पद कहाँ से देखें? तो जो आपने ये क्रम बनाया है ये वाला, इसी में से देखो, चाहे आप इधर बाईं ओर से दाईं ओर की ओर जाएँ, तीसरा देखो, चाहे दाईं ओर से बाईं ओर आओ लेकिन तीसरा देखो। तो इधर से देखो तो 2 3 5, तीसरा 5 आएगा। इधर से भी देखोगे तो 1 2 3 5 आएगा। तो कितना आया? माध्यिका 5। क्लियर हो गया? अब तो माध्यिका हम निकाल लेंगे। अब मोड पूछ सकता है, बहुलक बड़ा सिंपल होता है ना। तो बहुलक में क्या होता है? जब संख्या ऐसे दी गई हो तो क्या करेंगे? हम देखेंगे कि संख्या सबसे ज़्यादा बार कौन आई है, जिसकी बारंबारता ज़्यादा है, वही होता है बहुलक। तो अगर इस संख्याओं में आप देखोगे ना, 10 12 19 9 13 12 8 12 12 11 17 और 13, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार आप देखोगे तो 12 आई है ना। तो इसकी बारंबारता क्या है? सबसे ज़्यादा है, 12 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, और इसीलिए यही क्या होगा? बहुलक, इसीलिए ये मोड होगा। ठीक है ना? ठीक है, मेन, मीडियन और मोड, ये मोड होगा मतलब बहुलक। तो जो जिस संख्या की बारंबारता ज़्यादा होगी वही क्या होता है? बहुलक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये रहा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन। ठीक है, इससे बाहर क्या आएगा? 2 इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। 2 संख्याओं का मासा 35 है, उनका लासा 525 है, और उनमें से एक संख्या कितनी है? 175। तो दूसरी संख्या बताना है। बहुत ही आप इसको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े रहेंगे ये सूत्र, या आप और भी क्लासों में पढ़े होंगे कि जब भी 2 संख्या दी गई हो, है ना, उनका लासा मासा भी दिया हो, तो उनके बीच में संबंध क्या होता है? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या फिर लासा गुणे मासा LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे देखो 2 संख्या है ना, कौन कौन? एक है 35, अच्छा इसका मासा दिया गया है, ये मासा है और ये लासा है, और एक संख्या दी गई है 175। तो हमने सूत्र लगाया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो यहाँ से बताओ दूसरी संख्या का सूत्र क्या बन जाएगा? इसी वाले सूत्र से दूसरी संख्या बराबर क्या बनेगा बताओ? तो आप कहोगे लासा गुणे मासा उधर रहेगा और बटे में चला जाएगा पहली संख्या, तो ये बना लिया हमने सूत्र। चाहे आप डायरेक्ट रख दो तो भी आ जाएगा। अब बताओ लासा कितना है? 525, और मासा कितना है? 35, और बटे में एक संख्या क्या दी गई है? एक संख्या दी गई 175, नीचे रख दिया। अब हमने यहाँ पे काटा है ना, 5 से काटा है 175 को, कितना आएगा? 35, और 5 से काटा है 525 को तो 105 ही आ गया। अब फिर 5 से काट ही दिया यहाँ पे, 35 से पूरा 35 ही कट गया, कितना बचा? 105। यही क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या। अब देखो इनमें 4 चीज़ें होती हैं, लासा मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसमें से कोई भी आपको 3 मान दे के चौथा मान आपसे पूछ सकता है, कुछ भी, है ना। तो आप तैयार रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा परसेंटेज का सवाल, प्रतिशत का सवाल। बढ़िया सवाल है। क्या दिया गया है? एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता है। मतलब जितना वो महीने में कमाता है ना,
उसका 80% तो खर्च ही कर दे रहा है, ठीक है। तो और बचाता कितना है महीने में 120 रुपये। तो उस व्यक्ति की मासिक आय बताना है, मंथली इनकम कितनी है। देखते हैं खर्च कितना है, आय का 80%। तो बताओ अगर खर्च 80% है तो बचेगा कितना, जितना कमा रहा है उसका 20% तो बचाएगा। और क्वेश्चन के अनुसार कितना बचा रहा है 120 रुपये। तो हमने लिखा है कि 20% का मान बराबर कितना 120 रुपये, यही तो कह रहा है। तो पहले 1% का मान निकाल लो। तो 1% बराबर क्या आएगा 120, ये 20 उधर बटे में चला आएगा तो 6 रुपये। रुपये में कितना आएगा 6 रुपये। 1% का माल 6 रुपये है। तो अब बताइए आय हमेशा क्या होगी 100% तो होगी इनकम। तो 100% का मान कितना आएगा, 1% का मान अगर 6 रुपये है तो 100% का मान कितना होगा, गुणा कर देंगे तो 600 रुपये आ जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी है 600 रुपये। अगला क्वेश्चन देखें आप, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, अभी आप रुके रहे, अभी 23 वाले भी क्वेश्चन को करेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु बोला है पहली बात। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सब भुजा की लंबाई, मतलब त्रिभुज में तीनों भुजें होती है, तीनों भुजा की लंबाई सेम, और हमने मान लिया है कि भुजा x सेंटीमीटर है। तो ये बताओ परिमाप क्या होता है, जितनी भुजा है इन सभी का जोड़ ही परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप क्वेश्चन में कितना दिया है, परिमाप का सूत्र ये होता है 3 गुणे भुजा। तो परिमाप कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, बराबर हमने क्या लिख दिया 3 गुणे भुजा। तो यहाँ से पहले हम भुजा निकालेंगे। तो बताओ इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, ये मान बराबर है तो है 12 सेंटीमीटर बराबर 3 गुणे भुजा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं 3 गुणे भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। तो भुजा निकाल लो यहाँ से। तो भुजा कितना आ जाएगी 12/3, तो 3 चौक 12। तो भुजा कितनी आ गई समबाहु त्रिभुज की, एक भुजा की लंबाई 4 आ गई, तीनों भुजाएं सेम होंगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है समबाहु का। सूत्र याद रखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे रख दिया, ये सूत्र है। तो भुजा हमको मिल ही गई, तो √3/4 ये इस लाइन में देखें आप, और गुणे भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर, रख के स्क्वायर कर दिया। तो √3/4 अपनी जगह पे वैसे रहेगा, और 4 का स्क्वायर करना है सेंटीमीटर का, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो हमने इसको 2 बार लिख दिया, 4 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ इस 4 से ये वाला 4 कट गया, कितना बचा, ये वाला 4 बचा, और यहाँ √3 बचा। तो गुणा कर दो, 4 को √3 से गुणा करो क्या आएगा 4√3, और सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर से करो तो क्या आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 4√3 वर्ग सेंटीमीटर, इसी को बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड मास पर रिलेटेड। देखो ये क्वेश्चन देखो पूछे गए क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया इसमें, कह रहा है कि 121 भागे बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मंझले ब्रैकेट में 14 माइनस 3, फिर छोटे ब्रैकेट में 9 माइनस 6, फिर तीनों ब्रैकेट को बंद कर दिया गया। और कह रहा है इसको सरल करें, सिंप्लीफाई करें। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास नियम, बोर्ड मास का नियम आते होगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी सबसे अंदर वाले को पहले सॉल्व करते हैं, छोटे वाले को, फिर मंझले वाले को, फिर लास्ट में बड़े वाले को तोड़ते हैं। तो देखो देखते रहिए पाए, तो ऐसे रहेगा। अब इसको 16 बड़े ब्रैकेट में है, अभी इसको इसे रखेंगे, 14 इसे रहेगा। यहाँ पर 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 3, और बाहर भी 3 है, तो देखो 3 गुणे क्या 3, ठीक है ना। आगे 121 ऐसे रहेगा, 16 ऐसे रखेंगे अभी, क्योंकि मंझला ब्रैकेट तोड़ेंगे अब हम। तो 14 अपने जगह पर है, यहाँ 3 तरीका कितना 9, तो माइनस में 9 आ गया, ठीक है ना। आगे 121 ऐसे रहेगा, 16 भी अपनी जगह पे वैसे है, यहाँ 14 में से 9 घटाओ कितना आएगा, तो 5 आ गया अगली लाइन में ये। तो 121 अभी अपने ही स्थान पर है, और 16 में से 5 गया कितना 11, तो 121 भागे क्या आ गया 11। भाग का मतलब क्या होता है बटा, तो 121 बटे में क्या आ गया 11। तो 11 से इसको काटो कितना आएगा 11 11 हम 121, आंसर कितना आएगा 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और बोर्ड मास पर ही, है ना। हर एक क्वेश्चन के एक एक दो को टाइप के एक एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 18 माइनस फिर ब्रैकेट में 14, फिर प्लस मंझले ब्रैकेट में 16, फिर ऐसे। बताओ सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, पहले ये सॉल्व होगा ब्रैकेट। तो देखो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, 18 में से 5 गया कितना 13, ये देखो 13, 16 अपनी जगह पे है, तो 16 में से 13 गया अब की बार। तो देखो ये दोनों इसे लगे हैं अभी, तो क्योंकि ब्रैकेट में पहले सॉल्व करेंगे ना, तो 18 अपनी जगह पर है, 14 भी अपनी जगह पर है, 16 में से 13 गया कितना बचेगा 3 बचेगा। अब 14 + 3 आ गया, 14 3 17, और बाहर कितना है 18। अब तोड़ डालेंगे तो 18 माइनस 17 कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये रहा क्वेश्चन। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है ना, सरणी के अंदर देकर। इसको हम कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। क्या दिया गया है, देखो 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकेंड पेपर, दोबारा जब पेपर हुआ था। एक कक्षा के 40 विद्यार्थी हैं जिनका किलोग्राम में भार दिया गया है ना। भार कितना दिया गया है 40 किलोग्राम, 41, 42, 43, 44, 45।
और इनकी बारंबारता कितनी है 8, मतलब 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके भार कितने हैं 40 किलोग्राम, 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके भार हैं 41 किलोग्राम, ये मतलब है, और 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके भार हैं 42 किलोग्राम, 10 के 43, और 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके भार हैं 44 किलो के हैं, और 6 और हैं जो कि 45 किलो के हैं। तो इनको पहले हम सेट करते हैं, एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ भार लिख दिया और एक तरफ क्या लिखेंगे इनकी बारंबारता। तो भार कितना है पहले में 40, बारंबारता 8, मतलब 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका भार कितना है, वेट कितना है 40 किलोग्राम। तो ऐसे सबको सेट कर लिया, सिंपल है, इसको तो आप कर ही लेंगे, है ना। तो समांतर अनुपात का सूत्र क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुल कितना कैसे निकलेगा, तो भार को बारंबारता से क्या कर दो गुणा, F/X बोलते हैं, ठीक है। तो हमने गुणा कर लिया, तो गुणा तो आप कर लेंगे, सिंपल है, करके दिखाया गया है। मतलब 40 का 8 से गुणा करोगे तो 320, 41 के 4 से 164, ऐसे सब का गुणा कर लिया गया आपस में, ठीक है। तो इतना आ गया। फिर सूत्र क्या कहता है, कुल पदों का योग, तो इनको आप जोड़ लो, कुल यहीं से तो निकलेगा, तो इसको सिग्मा का मतलब होता है कुल, सिग्मा F/X, और बटे क्या होता है सिग्मा F क्या है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता। तो इसका मान कितना है, ये देखो 1700 जोड़ने पर, इसको जब जोड़ोगे कितना आएगा 1700, बटे इनकी बारंबारताओं का जोड़ कितना है तो 40, तो 40 भाग कर दो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। जब आप भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 42.5 आएगा, 42.5। अगर ये भार है तो ये किलोग्राम में आ जाएगा। तो ऐसे भी आंकड़े आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। ये देखो जो हमने आपको बताया था इसके पहले इसी टाइप का क्वेश्चन, वहाँ पर हमने 1 से 10 तक संख्याओं का बताया था। ये देखो क्वेश्चन कैसे आया है, 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछा, समांतर माध्य है लेकिन सम संख्या का। तो पहले हमारा काम क्या है कि 1 से 20 तक की सम संख्या ढूंढ लें। सम संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 2 से। सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो, शेषफल 0 आए भाग करने पर, वो सम होते हैं सब। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये संख्याएँ हो गई, है ना, 1 से लेकर 20 तक के बीच में। समांतर माध्य का सूत्र क्या है, सबको जोड़ो ऊपर, कुल पदों का योग बटे जितनी संख्या है उतने भाग कर दो। तो 1 से 20 तक में 10 सम संख्या होती है, 10 विषम होती है। तो ये आप गिन भी सकते हो, यहाँ पे 10 संख्याएं हैं, तो इनको जोड़ा ऊपर, नीचे 10 संख्या है, 10 से भाग कर दिया। जोड़ कितना है 110, और 10 से भाग करेंगे तो 0 0 कटेगा, कितना बचेगा 11 आएगा। तो ये हो जाएगा प्रश्न का आंसर। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। ये देखो क्वेश्चन मैंने बताया था ना कि आप रुके रहें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। 23 में क्वेश्चन पूछा गया ये, कह रहा 5, 15 x और 105 समानुपाती हैं, तो x का मान बताओ। तो बताइए क्या करेंगे, हमने बताया ना शुरू की 2 संख्या लो, अनुपात में लिखो, तो 5:15, फिर बीच में क्या लगाओ समानुपात, फिर लास्ट की 2 संख्या को अनुपात में लिख दो, तो x/105। तो बताओ 5/15 का मतलब क्या है, 5/15, अनुपात का मतलब बटे तो बताए थे, और समानुपात का मतलब क्या, बराबर, यहाँ बराबर हो जाएगा। इसका क्या लिख सकते हैं, x/105 लिख दिया इधर। आप क्रॉस गुणा कर दो, आप कितना आएगा, यहाँ देखो कट रहा है, 5 एकम 5, 5 तिया 15, मतलब आ गया 1/3 बराबर x बटे कितना 105। गुणा कर दो, 105 है ये, क्रॉस गुणा करो कितना आएगा इधर, तो 3 गुणे x बराबर 105 एकम 105 है तो आएगा। तो हमें तो x का मान चाहिए, तो x बराबर क्या आएगा 105, ये 3 इधर गुणे में है, उधर बटे में चला जाएगा 3, तो 35 तिया 105, तो x का मान कितना आ गया 35 आएगा। देख रहे हो क्वेश्चन 2023 में, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी 2023 में आपके उसमें टॉपिक में समान जो है साधारण ब्याज भी है और चक्रवृद्धि ब्याज भी। तो दोनों के क्वेश्चन अभी हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि 40,000 रुपये, पॉइंट के बाद अगर 0 0 है तो कोई मतलब होता नहीं है, केवल 0 0 है, और संख्या तो मतलब है। तो 40,000 के बाद दशमलव के बाद 0 0 लगा है, कोई मतलब नहीं, तो केवल ये 40,000 रुपये है। और 8.5%, 8.5% का मतलब क्या है बताओ, 8.5 को सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करो तो 2 8 16 और 1 17/2% है। रेट कितना है 17/2%। और साल कितने वर्ष का बताना है ब्याज, 4 साल का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो P है ना, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, R मतलब रेट मतलब मूलधन गुणे दर, और T मतलब टाइम समय, और बटे 100 से गुणा कर देते हैं, भाग कर देते हैं। मतलब साधारण ब्याज के सूत्र क्या है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना है 40,000, दर कितनी है 17/2, तो देखो 17 और बटे में 2 नीचे चला आएगा, ये नीचे 2 आ गया, गुणे कितने साल के लिए 4, तो ये रख दिया 4, और बटे में 100, तो 100 नीचे है ही। अब यहाँ जो कटे काट दो, इसको इससे काटेंगे हम, 2 से काटो 4 को तो 2 बार जाएगा, इस 2 0 से 2 0 काट दो आप, कितना बचा आपके पास, यहाँ पे देखो 400 बच रहा है, और यहाँ कितना बच रहा है 17, और यहाँ कितना बचा है 2, तो गुणा करोगे तो कितना आएगा 13,600 रुपये।
तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब मान लो इसी क्वेश्चन में है ना कुछ और भी पूछ सकता है आपसे कि ब्याज दे देगा, साधारण ब्याज दे दे, है ना, मूलधन दे दे, समय दे दे, तो ब्याज पूछ लेगा आपसे। तो कुल मिला के इसमें से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन। देखो 2023 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलो थोड़ा जूम कर देते हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, दिख रहा होगा वैसे क्लियर, रुक जाओ थोड़ा जूम करते हैं। ये रहा, क्या दिया गया है, ये दिया गया है एक व्यंजक है और इससे भाग करना है, भाग देने के बाद भागफल और शेषफल हमें बताना है। तो बताओ, इससे भाग करना है इसको, मतलब ये भाज्य है और ये क्या है, भाजक है। तो ये देखो हमने भाजक को इधर लिखा और ये आपका पूरा क्या है, भाज्य है, ये लिखा गया है। अब भाग करो, भाग करना तो आपका आता ही होगा, नहीं आता तो आप सीख लें क्योंकि ये आपके पास समय है 2-4 दिन का भी, है ना। तो इसमें 2 पद हैं, इससे भाग करो। तो भाग सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि पहला वाला पद इसका पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 3x है तो यहाँ 9x क्यूब है, कितने से गुणा करेंगे, 3x स्क्वायर से, तभी तो क्यूब बनेगा। और उसके बाद 3x स्क्वायर से हमने गुणा कर दिया तो -3×8 24x स्क्वायर यहाँ पे आएगा। अब ये कट जाएगा क्योंकि भाग में क्या होता है, घटाते तो हैं बाद में, तो ये चिन्ह बदल गया, ये कट गया। 45 में से 24 है ना, चिन्ह बदल गया क्योंकि -45 और ये नीचे चिन्ह तो बदलता है भाग में, तो माइनस का प्लस हो गया। 45x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर घटा दो तो माइनस में क्या बचेगा, 21x स्क्वायर। फिर ये वाला उतार लेंगे 71x, तो ये देखो उतार लिए इधर। अब कितनी बार जाएगा, -21 है तो यहाँ कितने से गुणा करें 3x में कि -21x स्क्वायर आए, तो आप कहोगे -7x से गुणा कर दो आप। तो -7x से गुणा किया तो दोनों में गुणा करना पड़ेगा, तो 7 × 21x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया, 7×8 56x आ गया, यहाँ आ गया। फिर घटाते हैं, चिन्ह बदलेगा, तो माइनस ये था, ये प्लस हो गया और ये वाला माइनस हो गया, ये कट गया। अब 71x प्लस में है और 56x माइनस में है, तो 71 में 56 घटाओ कितना आएगा, 15x, तो यहाँ पे 15x आ गया, है ना। और अभी क्या बचा है, यहाँ 40 बचा है, 40 को माइनस में उतार लिया हमने, ये इसे उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा, अब देखो 3x -8 है, यहाँ कितने से गुणा करें कि पहला वाला पद मिले, तो कहोगे 5 से गुणा कर दो, तो यहाँ देखो 5 से गुणा किया गया, तो 5 × 15x और -5×8 40। अब चिन्ह बदलेगा, तो ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। अब देखो क्या आएगा, ये +15x -15x कट गया और ये -40 + 40 कट गया, तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो भागफल कितना है, ये देखो ये भागफल है, जितनी बार गया 3x स्क्वायर -7x + 5, ये भागफल। और शेषफल कितना बचा, पूरी तरह से भाग हो गया, तो शेषफल कितना बचा, 0 बच गया। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ये रहा क्वेश्चन, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, ठीक है ना। क्या दिया गया है, 16,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का, 1/2 का मतलब क्या है, 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, है ना। क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो सबसे पहला काम है कि हम मिश्र धन किसी तरह निकाल लें, क्योंकि मूलधन तो 16,000 दिया है और चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का सूत्र ये होता है, क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन का मिश्र धन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 + दर बटे 100 और उसकी पावर क्या, समय होता है। मतलब कि यहाँ पे अगर बोले अमाउंट बोलते हैं मिश्र धन को, तो A = P ब्रैकेट में क्या होता है 1 + R/100 टू दी पावर क्या होता है N या T बोल सकते हो, जहाँ समय है। तो वही चीज़ यहाँ हिंदी में लिखा गया है। ये मतलब अमाउंट होता है, मिश्र धन होता है। मिश्र धन वह धन होता है जिसमें क्या जुड़ा होता है, ब्याज जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने मिश्र धन निकाला, तो मूलधन 16,000 है, ब्रैकेट में इसको रखा, तो आप भी रख सकते हैं, सिंपल है। तो 16,000 ऐसे रहेगा। अब देखो यहाँ पे 5 से 100 को काटो, कितना आएगा, 20 आएगा। अब 20 × 20 और 21/20 आया नीचे। अब इसका क्या है, क्यूब है, तो 21/20 को 3 बार देखो यहाँ लिख दिया गया, 21/20 21/20 21/20 क्यूब है ना। तो यहाँ देखो काटो, 1 2 3 जीरो से, ये वाला 3 जीरो 16,000 के कट गया। अब 2 से 16 को काटो, कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। फिर इस 2 से काटो तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर इस 2 से इसको काटो तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऊपर आ गया वास्तव में 2 × 21 × 21 × 21, हमारे पास इतना बचेगा। अब गुणा कर लो, 21 को 2 से गुणा करो कितना आएगा, 42, और 21 को 21 से गुणा करो तो 441 आएगा। अब जब आप इसका इससे गुणा करेंगे ना तो कितना आएगा, 18,522 आएगा। कितना आएगा, 18,522 आएगा। इनका जब गुणा करोगे आप तो ये देखो आ गया 18,522,
अब हमें क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमने कितना निकाला 18,522, और इसमें से हम मूलधन को क्या करें, घटा दें, तो ब्याज हमें मिल जाएगा। तो 18,522 में से 16,000 घटा दिया, कितना आ गया 2,522 रुपये, मतलब 2,522 रुपये आ गए। ठीक है ना, इस प्रश्न का आंसर आ गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, है ना, इन सब के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कैसे लगी क्लास, है ना, छोटी सी क्लास एक प्रकार से, लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो लगभग सब टाइप आपके क्वेश्चन रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना, है ना, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा। इस क्लास से हम कह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकते हैं। मतलब कि हमने कहा ना कि 80 से 90 से 95% तक पेपर यहाँ से मिलेगा। अब अगर बात करें सम भाज्य, ये सब आप पढ़ के जाना, हम आपको बता दे रहे हैं कि सम संख्या क्या होती है, विषम क्या है, क्योंकि इसलिए सवाल बनेगा। ठीक है ना, कि प्रथम सम 5 संख्याओं का समांतर माध्य या प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य, ऐसे करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। माध्य माध्यिका बहुलक, है ना, इससे सवाल बनेंगे आपके एग्जाम में। और मध्यानुपाती या फिर तृतीयानुपाती या चतुर्थानुपाती से सवाल बनेगा आपके इसमें। समुच्चय सवाल आ सकता है ना। और जो हमने बताया था अभी आपको वृत्त वाले जो सवाल हैं वहाँ से भी सवाल आ सकते हैं। तो चलिए बस करते हैं, क्लास को यहीं तक रखते हैं। आपका लगभग अच्छा एक क्वेश्चन आप हमारे दिमाग में आ रहा है कि ये बताओ, ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में बन जाए कि वृत्त की त्रिज्या और उसके व्यास में क्या संबंध होता है। तो वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, तो वृत्त का व्यास जो होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर ओ केंद्र मान लें, ए यहाँ मान लें और यहाँ बी मान लें, तो चित्र में ए बी जो है ये क्या है, वृत्त का व्यास है। और जब व्यास है वो त्रिज्या क्या होता है, दुगुना। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। चलिए बस यहीं तक रखते हैं क्लास को। क्लास में बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।